नमस्कार मित्रों, न्याय मित्र भारत की बात में आप सबका हृदय से स्वागत। दैनिक भास्कर की न्यूज़ है कि पूरा लखनऊ अंधेरे से भर गया और बरसात इतनी हुई मूसलाधार कि पूरा रोड मानो नहर बन गया या गंगा बन गया। ये देख लीजिए, आपकी आंखों के सामने। क्या ये पहली बार आप सुने? जब भी बरसात का मौसम होता है, बरसात आएगी, आंधी तूफान आएंगे, धुंध आएगी, लेकिन क्या उससे आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? ये राजनीतिक फैल्योर का इतिहास की रचना नहीं है क्या? यह नैतिकता का विषय नहीं है क्या? जब तक अनैतिकता पर विषय पर चर्चा नहीं होगी, क्या यह समाधान होगा? एक जज डूब गए, रेस्क्यू टीम फेल हो गई, क्या उसे डूबे हुए जज के पुत्र को पिता मिल गया, या पत्नी को पति मिल गया, या जो उनके अंदर केसेस पेंडिंग थे उन लोगों को न्याय मिल गया? वो पति चला गया, एक पिता चला गया, एक पुत्र चला गया, एक जज चला गया, लेकिन रेस्क्यू पर का कोई सलूशन नहीं है। कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ सलूशन नहीं होता, लेकिन व्यवस्थाएं पहले से होती तो शायद वो समस्याएं ही नहीं होती, लेकिन तैयारियां नहीं है। राजनीतिक नैतिकता खत्म हो चुकी है। समाजवाद की व्यवहारिकता जमीन पर उतरने से पहले ही डेड हो चुकी है। क्या उस पर चर्चा करो? तो ये तो आप अध्यात्म की बात कर रहे हो। ये आरएसएस से बताओ, पाँच दिवसीय यहाँ पर एक आरएसएस द्वारा जो है एक कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग हुई, मुद्दे डिसाइड किए गए। क्या मुद्दे थे? आरक्षण को खत्म कराया कैसे जाए, जातीय आरक्षण की मांग क्या वो उचित है, जातीय आरक्षण में आरक्षण के विषय पर क्या उसकी अपनी पार्टी बीजेपी क्यों जीत नहीं पाए और दूसरी पार्टियां जीत जाए, यह विषय है चर्चा का। महिलाओं के 50% वोट पर बीजेपी को कैसे काबिज किया जाए, यह चर्चा चल रही है। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसके कंधे पर पिछले 20 सालों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन पिछले लगातार 10 सालों तक जिस बीजेपी को लोग खत्म करने का प्रयास कर रहे थे, जिसको राजनीतिक हाशिए पर रखने का प्रयास कर रहे थे, वो वही आरएसएस है जिसके कंधे पर वो आज बीजेपी पिछले 10 सालों से है और अगले 5 सालों तक रहेगी। इसके पहले भी 10 सालों की राजनीति का हिस्सा रह चुकी है वो। तो कुल कितना हो जाएगा? 25 साल। कितने साल हो गए पूरे देश की आज़ादी के? 78 साल। 78 सालों में भी 25 साल की राजनीति आरएसएस के कंधों पर, देश की गवर्नेंस उसके अधीन होगी। और उसके बाद जो व्यवस्थाएं लागू हो रही हैं वो 95% भारतीयों के साथ उनके न्याय, उनके अधिकार, उनकी संप्रभुता को छीनने वाले तमाम राजनीतिक षड्यंत्रों की बुनियाद को मजबूत किया जा रहा है। क्या ये मजबूती व्यवहारिक है या राजनीतिक है और तार्किक है, वैज्ञानिक है या नहीं, यह विषय है समाजवादी राजनीति, बहुसंख्यक समाज का नेतृत्व करने वाले पार्टियों का विषय है। लेकिन पार्टियों और पार्टी नेताओं में नैतिकता जिंदा है जो अपने समाज के हितों की लड़ाई लड़ सकते हैं। अब उनके हितों की नैतिकता की बात करो तो अध्यात्म कहलाता है, और वो हमारी पार्टी जो बहुसंख्यक समाज है उसके लोग ही आप ही के चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने से रुक जाते हैं। क्यों? उन्हें ये लगता है यार इन्होंने तो अध्यात्म का बात करते हैं। क्या नीति, नियत और नैतिकता के बगैर ये 78 सालों का दुरुपयोग किया गया? हम नीति, नियत और नैतिकता विहीन राजनीति का बुनियाद क्यों भरी गई? इसलिए कि बहुसंख्यक नेताओं को जो अपने बहुसंख्यक समाज के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए जब वो आगे आए तो उससे पहले ही उनको इतना भ्रष्ट किया जा चुका हो ताकि उनको नैतिकता, नियति और उसी नीतियों के आधार पर उन्हें जेलों में डाला जा सके, उनको भ्रष्ट करार किया जा सके और अपने समाज के अंदर ही वो विश्वास पैदा किया जा सके कि तुम्हारे नेता तुम्हारी लड़ाई लड़ने से पहले ही कितने भ्रष्ट हैं, कितने चोर हैं, कितने मक्कार हैं। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें नीति, नियत और नैतिकता हमारे अंदर से खत्म करने की पॉलिटिकल ट्रैप के हमारे नेता उसका शिकार हो चुके हैं। और जब तक उस शिकारी के शिकार से बचेंगे नहीं, तब तक आपके अधिकारों की लड़ाई पूरी नहीं की जा सकती। एक योद्धा अकेले कब तक लड़ेगा अभिमन्यु बन करके? जनता उसके साथ नहीं होगी। जनता खुद अपने बच्चे के लिए दवा के लिए पैसे नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए कपड़े की व्यवस्था नहीं है, उसको स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं है, लेकिन न्यायिक
तस्करी से परेशान होकर दलाली की सुपारी देने के लिए घर बेच कर देना पड़े, ज़मीन बेच कर देना पड़े, खुद को गिरवी रख के देना पड़े और अपनी भूख को मार करके पैसे जज साहब, वकील साहब या फिर उनके पेशकारों द्वारा जो दलाली की सुपारी मांग की जाए वो देना ही पड़ेगा आपको। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या इसका व्यवहारिक इम्पैक्ट है? व्यवहारिक इम्पैक्ट ये है कि आपके घर के सामने की ज़मीन किसी और पड़ोसी की होगी और पड़ोसी के घर के सामने आपकी ज़मीन जिस पर वो कब्जा कर लेगा, और आपके घर वाली ज़मीन तो वो कब्जा कर ही चुका है। लेकिन यही सब न्याय है। इस पर या तो आप चुप हो जाइए, मौन व्रत धारण कर लीजिए, या आपके बेटे के साथ अनत्कार हुआ, बलात्कार हुआ, सत्कार हुआ, चाहे जो भी हुआ, आपके बेटे के साथ अन्याय हुआ, जो भी हुआ, आप सब बर्दाश्त करिए। बर्दाश्त करने की आदत डाल लीजिए। यदि आप आवाज़ उठाना चाहते हैं और उस पर न्याय लेना चाहते हैं तो सबसे पहले न्यायिक तस्करी और उसकी दलाली की कीमत तय कर लीजिए। क्या आपके पास लड़ने के लिए वो पैसा है तो आपको न्याय मिलेगा, यदि वह पैसा नहीं है तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। आप न्याय की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, आपके ऊपर झूठे मुकदमे लाद दिए जाएंगे और आपको उन्हीं मुकदमों के बेस पर आपको जेल भेज दिया गया जो न्याय के लिए गया था मांग करने। क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे, आपने नहीं दिए, तो आप मुकदमे दायर भी नहीं कर सकते, FIR भी लॉस नहीं होगी, मुकदमा शुरू भी नहीं होगा, उससे पहले आप पे मुकदमा लॉस हो जाएगा और आप जेलों के अंदर होंगे। क्यों? क्योंकि आपने पॉलिटिकल ट्रैप का स्वागत किया। जब नियत नैतिकता पर आपको अपने आप को, अपने समाज को, अपने खुद को प्रतिबंधित करना था और एक संभ्रांत समाज का हिस्सा बन करके खुद की बुनियाद को मजबूत करना था, तब आप उनके भ्रष्ट ट्रैप का हिस्सा बन गए और उन्हीं के रास्ते पर चल के उनसे लड़ने का नियत बना बैठे, जो संभव नहीं है। क्योंकि अब वही उनका हथियार है, क्योंकि वो सत्ता में थे, सत्ता में हैं और सत्ता में रहेंगे। आप उनके पास सत्ता रहे या न रहे, लेकिन प्रशासनिक सत्ता सदैव उनके साथ रहेगी। इसका जवाब बहुसंख्यक समाज के किसी भी नेता और शक्ति के पास नहीं। एक प्रेस वार्ता के अंदर अखिलेश जी बुलडोज़र की दिशा गोरखपुर की तरफ मोड़ने की धमकी दी, तो उसी समय मुख्यमंत्री ने कहा कि बुलडोज़र सबके हाथों में फिट नहीं होता, उसके लिए एक दृढ़ संकल्प चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री किस दृढ़ संकल्प की बात कर रहे थे? क्योंकि पिछले 78 सालों में जिसकी आबादी 75% नहीं 95% हो, वो गुलामी की राजनीति का स्वागत करता है, वो गुलाम बनने का स्वागत करता है, गुलामी चरित्र का स्वागत करता है, चाहे वो नेता हो या आम आदमी। मानसिक रूप से गुलाम है। आज बहुसंख्यक समाज के लोग मानसिक गुलाम हैं, तभी तो उस सत्ता का समर्थन कर रहे हैं जो आरक्षण खत्म करने जा रही है, जो लैटरल एंट्री का स्वागत करती है, लैटरल एंट्री का स्वागत करती है, आपको रोज़गार देने से वंचित रखती है, जो महंगाई का स्वागत करती है। लेकिन आपके बहुसंख्यक नेतृत्व के नेता पैर छू करके उस पार्टी या उस चरित्र का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। तो गुलामी किसकी है और कौन? आपसे कहा जाता है आप 13वीं मनाइए। 13वीं किसकी? आत्मा का। लेकिन जस्ट बिफोर जब आप अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं तो आप अपने आत्मचिंतन की बात बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये तो अध्यात्म का विषय है, ये राजनीति और प्रशासन का विषय नहीं है। इसलिए जो राजनीति और प्रशासन का हिस्सा बनना चाहता है वो पहले आत्मचिंतन से दूर हो जाए, क्योंकि यदि वह आत्मचिंतन की बात करेगा तो वो सिर्फ न्याय कर सकेगा, वो सिर्फ और सिर्फ न्याय करने के लिए बाध्य होगा। न्याय की नैतिकता उसका व्यवहारिक जीवन का चरित्र बन जाएगा। इसलिए उसके अंदर से आत्मचिंतन को खत्म करना था, इसलिए सनातन शब्द को खत्म करना था, क्योंकि उसी में आत्मचिंतन निहित है। जहाँ आत्मा की बात होगी वहाँ सनातन की बात होगी, क्योंकि सनातन माने अस्थायी होता है। और जब आत्मा अस्थायी रूप से इस जन्म और अगले जन्म की तैयारी में होगी तो निश्चित रूप से आपके अंदर एक भय पैदा होगा, जो आपके अंदर अनुशासन पैदा करेगा, आपके जीवन को अनुशासित करता है। इसलिए आपके अंदर से पहले आत्मीय चिंतन की चेतना को ही खत्म कर दिया गया, लेकिन अपना व्यापार नहीं खत्म किया गया। आपको 13वीं मनानी पड़ेगी, पंडित जी को बुलाना पड़ेगा, उस पर लाखों रुपया खर्च करना पड़ेगा। त्यौहार मनाते रहिए, सारे कर्मकांड और अध्यात्म के त्यौहार मनाते रहिए, जिससे व्यापार चलता रहे। मंदिरों पर जरूर जाइए, क्योंकि वहाँ आप त्यौहारी चढ़ा सकें। लेकिन जो ये आप देख रहे हैं चेहरा 420 कैसी धारा लगाई गई, किन पर? जो पार्लियामेंट के अंदर हिंदू धर्म की सबसे बड़ी वकालत करते हैं। इन साहब का किसी के पास, हमारे बहुसंख्यक समाज के नेताओं के पास कोई जवाब नहीं होता। क्यों नहीं होता?
ये चले हैं राजनीति करने? जवाब नहीं होता, कारण कि उससे पहले उन्हें नीति नियत और नैतिकता पर प्रश्न नहीं उठाना है, क्योंकि उनके अपने नेता भी भ्रष्ट हैं। ये वही ऋषिकांत दुबे हैं जो संसद के अंदर हिंदू धर्म के संरक्षण की बात करते हैं और बहुसंख्यक नेताओं के पास जवाब नहीं होता, लेकिन सनातन पर बोलने में जुबान लड़खड़ाती है, कारण कि तब गीता की बात करनी पड़ेगी। यदि गीता की बात करनी पड़ी तो गीता को राष्ट्रीय बुक भी घोषित करना पड़ेगा। नीति नियत और नैतिकता यानी नीति शास्त्र, कूटनीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र की सबसे परम राष्ट्रीय मार्गदर्शक बुक, पवित्र बुक को राष्ट्रीय बुक इसीलिए नहीं निर्धारित किया गया, उसको अपनाया गया क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक राष्ट्रीय मार्गदर्शक आध्यात्मिक वैज्ञानिक बुक है। उसको अपना लिया जाता तो राष्ट्र नैतिकता के रास्ते पर चल पड़ता, उसे नैतिक शिक्षा का ज्ञान देना पड़ता। हर बच्चा यदि कृष्ण बन जाएगा, हर बच्चा अभिमन्यु बन जाएगा, हर बच्चा अर्जुन बन जाएगा, वो भी 95% बहुसंख्यक होगा, क्योंकि आध्यात्मिकता की कसौटी पर सभी देवता बहुसंख्यक समाज के लोग ही हैं। उनके नैतिक चरित्रों को बहुसंख्यक समाज के चरित्र का हिस्सा उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर बना दिया गया। उनके 15 सालों के 0 से लेकर 15 साल तक उनके बच्चों के अंदर नीति नियत और नैतिकता का चरित्र भर दिया गया, तो निश्चित रूप से उनको करप्ट घोषित नहीं किया जा सकता, उनको अच्छा महान प्रशासक बनने से नहीं रोका जा सकता, उनको महान नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र के साथ साथ न्याय शास्त्र का ज्ञाता महान नेता बनने से नहीं रोका जा सकता, महान विधि विशेषज्ञ बनने से नहीं रोका जा सकता, जुडिशियरी डिस्ट्रिक्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने से नहीं रोका जा सकता। इसीलिए नीति नियत और नैतिकता के रास्ते से राष्ट्र धर्म का रास्ता तैयार करने से बजाय गीता को एक सांप्रदायिक बुक घोषित कर दिया गया और उसे राष्ट्रीय धर्म का हिस्सा बनने से रोक दिया गया। जबकि दुनिया का सबसे वैज्ञानिक आध्यात्मिक कसौटी पर कसी हुई नीति नियत, कूटनीति और राजन्याय शास्त्र की सबसे बड़ी पवित्र बुक का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। 95% आबादी के लोग ये चाहते हैं कि नीति नियत नैतिकता के आधार पर उनकी आवाज़ को उठाया जाए, तो निश्चित रूप से BBS न्यूज़ पावर को अपनी समर्थन देना होगा, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना है। सबसे पहले सब्सक्राइब करने का धर्म पूरा करें। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम टू BBS न्यूज़ पावर।